तो आयनाइजेशन ऑफ एसिड और बेस का देखने के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं HCl + H2O गिव्स, ये हमारा है एक स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है बेटा। ये फिर यहाँ पे बेस का काम कर रहा है। अब ये क्या काम करेगा, जो HCl है वो H2O तो हमारा H3O पॉजिटिव बन जाएगा और Cl हमारा निगेटिव बन जाएगा। लिख सकते हैं हम इसको, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड थे वो अपना H लूज कर देते हैं और Cl निगेटिव में कन्वर्ट हो गए, और जो H2O था यानी कि जो बेस था यहाँ पर, उसने जो HCl ने प्रोटॉन दिया था, डोनेट करा था, वो उसने एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करके वो हाइड्रोनियम आयन बन गया। तो वी कैन से दैट स्ट्रॉन्ग बेसिड जो एसिड जो होते हैं वो कॉन्जुगेट बेस की टर्म में देखें तो वीक बेस होते हैं। क्लियर हो गया, सब क्लियर हो गया। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं ये वीक बेस हो गया। तो एक ही चीज लिखती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा बेटा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पर हम अब कोई सा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल लिखिए आप लोग, CH3COOH + H2O। तो बताइए कौन सा वीक एसिड होगा, कौन सा वीक बेस होगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा। CH3COOH + H2O। तो CH3COOH कैसा होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वीक एसिड होता है? मैम वीक एसिड। मैम वीक एसिड। तो वीक एसिड का बेस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ये टर्म और कंडीशन आपको याद करनी है। यहाँ पे हमने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस होता है, ऑन द अदर हैंड अगर हम लेकर चलते हैं कोई वीक एसिड तो उसका जो बेस बनेगा वो कैसा होगा स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। क्लियर हो गई दोनों चीजें। और ये हमारा हो गया वीक एसिड। तो यहाँ पर हम आयनाइजेशन ही तो कर रहे हैं। आयनाइजेशन का मतलब होता है आयंस में कन्वर्ट करना। अब यहाँ पर ये हमारे एसिड की फॉर्म में थे, लेकिन यहाँ पर ये आयंस की फॉर्म में है, तो हम आयनाइजेशन कर रहे हैं किसका, एसिड का और बेस का। क्लियर हो रहा है सबको, कोई क्वेरी तो नहीं है। अब हम बेस की बात करेंगे स्टूडेंट। अब हम एक रिएक्शन लिखिए, CH3COOH + OH नेगेटिव। तो क्या बनाएगा वो, व्हाट विल बी द फॉर्म, CH3COOH + OH नेगेटिव। OH नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या बनेगा, स्टूडेंट टेल मी, आप भी बता सकती हैं क्या बनेगा। हमने नेक्स्ट इक्वेशन ली CH3COOH + OH नेगेटिव, व्हाट विल बी द फॉर्म, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब हम बेस की बात कर रहे हैं, अब हम एसिड की बात नहीं कर रहे हैं। एसिड की कंडीशन हमने ऊपर देख ली, अब हम बेस की कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो क्या बनेगा, हाँ जी बताइए, H2O + H2O, क्योंकि बेस तो एक्सेप्ट कर लेगा, प्लस CH3COO नेगेटिव। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस बनता है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस का वीक एसिड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा होगा बेटा, वीक एसिड। क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया। अब दूसरी ऑन द अदर हैंड कर दीजिए, अब की बार वीक बेस ले लीजिए। वीक बेस लेंगे तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, HCl + H2O gives HCl + H2O। तो ये हमारा हो गया वीक बेस। तो वो क्या बना देगा बेटा, H3O पॉजिटिव + Cl नेगेटिव। तो H3O पॉजिटिव इज द
स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जस्ट अपोज होता है बेटा, जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो वीक बेस बनाते हैं, जो हमारे वीक एसिड होते हैं वो आयनाइजेशन के थ्रू स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, और जो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो वीक एसिड बनाते हैं, और जो वीक एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सारा, सबको क्लियर? यस यस मैम। मैम। अब हमारा ये टॉपिक यहाँ पर होता है क्लियर। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड इट्स आयनिक प्रोडक्ट। रफ कर दो इसे बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर the ionization constant of water and its ionic product। क्लियर? ये टॉपिक है अब हमारा। यहाँ पर देखिए, वाटर के अंदर एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है कि वो एक स्ट्रॉन्ग बेस और एसिड दोनों की मतलब एक्टिंग करता है, बोथ एन एक्टिंग ऑफ द एसिड एंड बेस कर सकता है ना। एम्फोटेरिक होता है नेचर में, एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी कर सकता है। ठीक है, ये यूनिक एबिलिटी है, एक्टिंग बोथ लाइक एज ए एसिड एंड ए बेस ऑफ द वाटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम H2O की रिएक्शन H2O से ही करा दें तो क्या बनेगा बच्चों? H3O पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। यही तो हम कर रहे हैं, एक प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, दूसरा उसको एक्सेप्ट कर रहा है, वही तो करते आ रहे हैं। तो जो वाटर है उसने एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव किया ना, कॉन्जुगेट एसिड भी बना सकता है, कॉन्जुगेट बेस भी बना सकता है। तो वाटर के अंदर क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एबिलिटी होती है बेटा। तो यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे इस रिएक्शन का? के कैसे निकलता है? अभी हमने लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई किया था, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग के कैसे होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है मैम? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। या तो मोलर कंसंट्रेशन बोलो या एक्टिव मास बोलो बेटा। तो एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइड बाय द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो बेटा मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, कोई क्वेरी? वाटर के दो है ना इधर, तो मैं ऐसे पावर में लिख सकती हूँ। यस मैम। H2O लिख सकती हूँ ना उसको। यस मैम। तो बेटा यहाँ पर के, अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा? के H2O का होल स्क्वायर इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव एंड OH निगेटिव बन जाएगा। यानी कि KH2O स्क्वायर को मैं क्या बोल सकती हूँ? KW। क्या बोल सकती हूँ बच्चों? KW। यानी कि W क्या है? वाटर का आयनिक कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम तो नहीं बोलेंगे इसको, हम आयनिक बोलेंगे, क्योंकि डिसोशिएट के टर्म में हम लिख रहे हैं इसको। हमने हेडिंग ही क्या डाला है? आयनाइजेशन कांस्टेंट भी लिख रहा है, आयनिक प्रोडक्ट भी लिखा हुआ है। तो आयनाइजेशन कांस्टेंट के टर्म में हम इसको KW लिख रहे हैं, तो KW इक्वल टू क्या हो जाएगा? H3O पॉजिटिव OH निगेटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, क्लियर हो गया। तो KW क्या है? कांस्टेंट, या फिर ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, एक ही बात है। KW को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये आयनाइजेशन कांस्टेंट है या फिर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर। और इसकी वैल्यू कितनी होती है 298 केल्विन पे KW की? 10 to the power minus 14। क्योंकि ये भी 10 to the power -7 होता है, ये भी 10 to the power -7 होता है। इनको जोड़ देते हैं तो बेटा कितना हो जाता है? 1 × 10 to the power -40 10 at 298 केल्विन।
ठीक है, यानी कि H3O पॉजिटिव और OH निगेटिव दोनों की वैल्यू कितनी होती है 10 to the power -14। तो A की वैल्यू कितनी हो गई 10 to the power -7। ठीक है, क्लियर, सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है Yes, ma'am. स्केल, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल तो आपको आता है, क्या होता है पीएच स्केल? मैम एसिड और बेसिक नेचर बताने के लिए अगर पीएच को मैं कह सकती हूँ पीएच इक्वल टू -log H+, लिख सकती हूँ pH इज इक्वल टू -log H+। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के निगेटिव लॉगरिथम को हम पीएच वैल्यू भी कहते हैं, ये फॉर्मूला आप पढ़ा होगा आपने। तो पीएच हमें बताता है कि कौन सा एसिडिक प्रोडक्ट है, कौन सा बेसिक है, साथ में हम उसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पर आप H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो निगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन को हम पीएच स्केल पीएच कहते हैं, ठीक है। पीएच में हम क्या कर सकते हैं, यानी कि पीएच इक्वल टू लॉग, अगर माइनस हटाना हो तो क्या करेंगे log 1/H पॉजिटिव या log 1/H3O पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर। और आपको पता है एसिडिक सॉल्यूशन के लिए पीएच की वैल्यू 7 से कम होती है, बेसिक के लिए पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा होती है और न्यूट्रल के लिए 7 होती है, ठीक है, क्लियर है सबको? ओके बेटा, मैं Yes. अभी आती हूँ। यस चलिए, सपोज हम क्या करते हैं, HA एक एसिड है, सपोज करते हैं HA इज एन एसिड, आपकी बुक में भी है लेकिन फिर भी समझ लीजिएगा। अब हम HA की रिएक्शन H2O से करा देते हैं और एक इक्वेशन को बना लेते हैं, तो बेटा क्या बनेगी H3O पॉजिटिव प्लस A निगेटिव, यही बनेगी ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम K निकाल लेंगे, तो K निकालिए, क्या निकलेगा, K विल बी द अप्लाई द लॉ ऑफ मास एक्शन या अप्लाई द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम से हम K निकाल सकते हैं। तो K कितना होगा, बोलिए, यानी कि K इज इक्वल टू होगा एट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द A डिवाइड बाई HA और H2O, प्लस नहीं लिखना है, इनके बीच में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, इसे तो हम KW कह सकते हैं, तो KW इंटू HA इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव A निगेटिव, यही होगा। यस मैम KA इज इक्वल टू HA, तो KA जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H3O पॉजिटिव के। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि जो KA, इस यहाँ पर हमारा HA क्या है, एसिड है, तो KA एन एसिड इज इक्वल टू KA, नहीं KW ही तो होगा, वाटर का ही तो निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्या होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H3O पॉजिटिव। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यहाँ पर मैंने KA जो लिखा है, यहाँ पे KW से मैं KA में कन्वर्ट कर दूं, तो KA का मतलब क्या है, वीक एसिड का ले रहे हैं हम। अब हम KW को इग्नोर कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर KA लिख सकते हैं, A फॉर एसिड, और इसको फिर छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वाटर का तो हमने पहले निकाल दिया, अब तो हम किसका निकाल रहे हैं, वीक एसिड का, यानी कि CH3COH जैसे एसिड का। तो जो K यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयन। HA यहाँ पर क्या है, एसिड, तो अब हम KW की बात ना करके KW को इग्नोर कर देंगे और KA की वैल्यू को देखेंगे बस, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया?
ठीक है, अब यहाँ पर हम कोई एग्जाम्पल लेके उसको कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर H3OA/HA है हमारा, ये तो हम इग्नोर कर सकते हैं। यहीं से हम दूसरा टॉपिक शुरू कर देते हैं। इसको हम इग्नोर कर दे, इसको H2O को कर दिया, तो हमारे पास ये बचा। नया टॉपिक हमारा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। सपोज करिए और आयनाइजेशन फॉर ए वीक एसिड। अब हमें डिसोसिएशन नहीं निकालना, अब हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना पड़े, तो हम क्या करेंगे? कैसे निकालेंगे? वैल्यूज पुटअप करेंगे। ठीक है, जैसे हमने टोटल कंसंट्रेशन यहाँ पे रखी, सपोज करिए C थी इस वीक एसिड की, इनिशियल कंसंट्रेशन C थी, यानी कि जब तक कोई प्रोडक्ट नहीं बना था तो रिएक्टेंट था C। तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे इसकी कंसंट्रेशन क्या थी? 0 थी या नहीं? क्या थी बेटा? 0 थी। तो हम कैसे निकालेंगे? लेकिन आफ्टर सम टाइम उसके अगर C अल्फा मोल्स बन गए प्रोडक्ट के, तो उसमें से तो कम हो गए ना रिएक्टेंट में से। अगर हमें कोई भी डिसोसिएशन निकालना पड़ेगा तो हम कैसे निकालेंगे? सपोज करिए मेरे पास पहले 100 रुपए थे, मैंने कुछ खरीदा नहीं मार्केट से, तो मेरे पास तो कुछ सामान आया ही नहीं, तो मेरे पास पहले 100 रुपए थे, प्रोडक्ट 0 था। तो यही हो गया। इनिशियल कंडीशन पे क्या था कि मेरे पास केवल कंसंट्रेशन थी वीक एसिड की, जो मैंने C मान ली। केवल मेरे पास वीक एसिड है जो मैंने C मान लिया, मतलब 100 रुपीज मान लिया, और प्रोडक्ट अभी कुछ भी नहीं बना है तो 0 मान लिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम में कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी क्योंकि इक्विलिब्रियम तो होगा। तो क्या होगा? अगर यहाँ पर इन दोनों की कंसंट्रेशन C अल्फा मैंने मान ली, तो इसमें से कितना घट गया? C माइनस C अल्फा। टोटल में से जितना प्रोडक्ट बना वो तो घट गया ना, तो कितना हो गया? C माइनस C अल्फा, या 1 अल्फा कर सकते हो आप। तो यहाँ से मैंने जब देखा कि C, और यहाँ पे कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा आ जाएगा ना। आ रहा है बात समझ में? ही नहीं आ रही? स्टूडेंट आ रही है? तो यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन है वो कितनी हो जाएगी? C कॉमन ले लिया, 1 माइनस अल्फा। तो मेरे पास जितना प्रोडक्ट, यानी कि मैंने 50 रुपए का अगर सामान खरीदा, तो मेरे जो टोटल 100 रुपए थे, उसमें से 50 रुपए तो कम हो गए ना। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो इस तरीके से हम डिसोसिएशन निकालते हैं, डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन। अब मैं इस वैल्यू को पुटअप कर दूंगी यहाँ पर। तो K इक्वल टू मेरा क्या था? CH3O। H3O की वैल्यू कितनी है? C अल्फा। A की वैल्यू कितनी है? C अल्फा डिवाइड बाई HA कितना आ गया? C 1 माइनस अल्फा। समझ में आया नहीं आया? यानी कि C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई द कितना आ गया? 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ से C हम कैंसिल कर सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा? 2C है, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई C 1 माइनस अल्फा। एक C से एक C कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा? दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है बेटा आपको? C अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो K की वैल्यू आ गई कितनी? समझ में आया नहीं आया? अब वीक एसिड के लिए जो हमारा अल्फा होता है 1 माइनस अल्फा बहुत कम होता है, उसकी वैल्यू होती है 1। तो फॉर वीक एसिड आप लिख सकते हैं, फॉर वीक एसिड 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1। तो 4, क्योंकि हम वीक एसिड की बात कर रहे थे, यहाँ पर हमने एक एसिड लिया है जो कि वीक था, तो ये क्या हो गया? 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1 होता है। तो K इज इक्वल टू क्या हो गया? C अल्फा स्क्वायर। आगे समझ में? तो क्या हो गया बेटा? KA, यहाँ पर A लिख सकते हो आप क्योंकि हम एसिड का निकाल रहे हैं। तो KA क्या आ गया आपका? सब जगह आप A लिख सकते हो क्योंकि एसिड के लिए आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल रहे हो। तो KA इक्वल टू आ गया C अल्फा स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट A अपॉन C, K upon C. A अपॉन C। तो यहाँ से आप इस तरीके से निकाल लेंगे। ऐसे ही आप वीक बेस का दिखेंगे। वीक बेस आप देख लेंगे एक बार, वीक बेस का
हो जाएगा आपसे वीक बेस का। जैसे हमने वीक एसिड का किया है, आप वीक बेस का एक बार देखिएगा, नहीं समझ में आता है तो कल बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद आता है रिलेशनशिप बिटवीन के ए एंड के बी, ये छोड़ना है आपको, ये नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आता है रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये आपको करना है। दोनों का जो पावर होता है वो 14 और 14 तो पीएच ऑफ द किसका, पीएच 14 एसिड की होती है, पीएच 14 जो पीएच जो होती है वो बेस की 7 होती है और एसिड की भी 7 होती है। तो टोटल जो आपका पीएच और पीओएच का रिलेशन हो गया वो कितना हो गया 14, 7 + 7 = 14। ये करना है आपको। उसके बाद आपको जैसे डाई और पॉली बेसिक एसिड और डाई और पॉली एसिडिक बेस का दे रखा है, चाहे तो आप कर सकते हैं, चाहे आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ पर ये आपको करना है, केवल इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। अब सपोज करिए फैक्टर्स देख रहे हैं हम। हाँ बेटा बोलो, किसकी ज्यादा होगी? HF की नहीं, HF की ज्यादा नहीं होगी, वो HI की ज्यादा होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ किसी भी ग्रुप में नीचे जाने पर बढ़ती है। तो लेंथ एक फैक्टर है जो अफेक्टिंग करता है किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ को। तो HF क्या है यहाँ पे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HBr क्या है? हाइड्रोब्रोमिक एसिड। तो क्या होता है कि किसी भी ग्रुप में जब हम गो टू डाउन जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो उस जो ग्रुप की पर्टिकुलर एसिडिक स्ट्रेंथ घटती चली जाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है बेटा। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे, तो अगर हम HF, HCl, HI, HBr का देखें तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ HI की होती है। ये आप पढ़ेंगे। कॉमन आयन इफेक्ट मैं आपको कल बताऊंगी। पीरियड में घटती चली जाएगी, जस्ट अपोज हो जाएगी, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट कल बताऊंगी। उसके बाद का हाइड्रोलाइसिस, जहाँ पे वर्ड शुरू होता है वो सारा कट कर दीजिए, कुछ भी नहीं आएगा हाइड्रोलाइसिस का। तो कल मैं आपको बफर सॉल्यूशन बताऊंगी। बफर सॉल्यूशन बचा है बस, और एक सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम या फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बचा है। तो 2 टॉपिक बचे, बफर सॉल्यूशन, कॉमन आयन इफेक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट और एप्लीकेशंस। मतलब 4 टॉपिक बचे हैं। तो कल हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? तो कल याद दिलाना, कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ाऊंगी और आपका बफर सॉल्यूशन पढ़ाऊंगी और एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ाऊंगी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट विद देयर एप्लीकेशन। तो 4-5 टॉपिक बचे हैं, उसके बाद हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। Yes, ma'am.